नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम में हुए हादसे के बाद पहली बार बिहार के मधुबनी पहुंचे और पब्लिक प्लेटफॉर्म से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार भाषण दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी सजा दी जाएगी कि दुनिया याद रखेगी। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जिसका मतलब क्या निकाला जाए। क्या बिहार की धरती से प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोल रहे थे, क्या यह माना जाए कि यह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से इंडस ट्रीटी खारिज कर दी गई, रद्द कर दी गई, क्या पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाया जाएगा? जिस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ने की बात कही गई, क्या समझा जाए कि पाकिस्तान से दूर होकर भारतीय नेतृत्व अब पाकिस्तान को सजा मुकर्रर करने की सोच रहा है? क्योंकि आपको बता दें कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कड़े नेतृत्व और दृढ़ फैसले की चर्चा होती रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि एरियल स्ट्राइक करने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले प्रधानमंत्री पर क्या अब फिर से ऐसा दबाव बढ़ गया है कि पुलवामा के बाद हुई बड़ी घटना को देखते हुए प्रधानमंत्री के पास एकमात्र विकल्प उस देश को सजा देने का है जिसकी सेना लगातार भारत के निर्दोष लोगों के खिलाफ काम करती रही है। सवाल गंभीर है, लेकिन प्रधानमंत्री के जवाब और सीसीएस की मीटिंग के बाद लिया गया फैसला क्या इंडिकेट करता है? ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि पप्पू यादव जैसे नेता जब प्रधानमंत्री को लेकर के इस तरह की बात करते हो, कहां गया 56 इंच का सीना? अगर इस तरह की बात करते हो एनएसए, जी हां, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर भी जो सवाल उठा रहे हो, जबकि एनएसए जाने जाते हैं कि उन्होंने कितना कुछ किया है इस देश के लिए, तो गंभीर सवाल यह है कि क्या यह वक्त सियासत का है? यह गंभीर सवाल है। और पप्पू यादव जिस तरीके से बोलते हुए सुने गए हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि पप्पू यादव गंभीर मसले पर, संजीदा विषय पर ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल सिर्फ एक ही उठ रहा है और पूरा देश जानना चाह रहा है, क्योंकि पूरा देश गुस्से में कि जो घटना घटी है उसका जिम्मेदार कौन, और जो जिम्मेदार है उसको क्या भारत सजा देगा? और भारत सजा देगा तो आगे क्या करने वाला है भारत? जो 5 फैसले लेने थे वो ले लिए गए, और आगे क्या करने वाला है भारत? ये भी आज हम चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 27 लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, उनके तमाम साथियों ने जो संवेदना व्यक्त की और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, और प्रधानमंत्री के जो तल्ख शब्द थे उन लोगों के प्रति जिन्होंने 27 निर्दोष लोगों की हत्या की, 27 लोगों की शहादत हुई, तो उनको मारने वालों के खिलाफ जो प्रधानमंत्री के शब्द हैं वो क्या बताते हैं, इस पर हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री पहली बार पहलगाम की घटना के बाद मधुबनी जाकर के उन्होंने जो बोला है उसको हम सुनाते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी
मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों के बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। सजा मिलकर रहेगी। और ये बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री। सवाल ये उठ रहा है कि उनके इन शब्दों के बाद जो उन्हें सुनने लोग आए थे उनमें किस तरीके का उत्साह देखा गया। आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरीके से इस मसले पर इकट्ठा दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मरने वालों में, शहीद होने वालों में कोई मराठी बोलता था, कोई उड़िया बोलता था, कोई बिहारी बोलता था, कोई गुजराती बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, और हत्या सबकी हुई है। ये भारत की आत्मा पर चोट है और उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनकी बची हुई जमीन को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। तो क्या बिहार की धरती से प्रधानमंत्री एक तरीके से युद्ध का ऐलान कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बोलने का मतलब क्या है और पूरा देश जानना भी चाहता है। जहां तक पाकिस्तान के रिएक्शन का सवाल है तो आपको बता दें, वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया सर्जिकल स्ट्राइक जैसा काम नहीं करे भारत। तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। तो एक सवाल तो उठता है ना, अगर पाकिस्तान में वाकई कोहराम मचा हुआ है तो यहां के जितने एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं मानते हैं कि जिस तरह का टेरर अटैक हुआ है वो किसी सिविलियंस का काम हो सकता है। इनका साफ मानना है कि इस तरह के टेरर अटैक्स पाकिस्तान मिलिट्री ही कर सकती है और लश्कर तैयबा में पाकिस्तान की मिलिट्री ही इन्वॉल्व है, वही शामिल है, वही इस तरह की बात कर रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रहा है और जिस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, आप जानते हैं किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री और उनके सरकार की सराहना की थी। तो आखिरकार आज प्रधानमंत्री ने जो कहा है, क्या मान लिया जाए? अब एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ा है भारत। चलते हम अपने एक्सपर्ट्स के पास और यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए शब्दों का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान जोड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वेटरन जर्नलिस्ट, जी हाँ, हम चलते हैं अपने मेहमान के पास। हमारे पास वेटरन जर्नलिस्ट जिन्होंने लंबा वक्त जर्नलिज्म में बिताया है, फैजान अहमद साहब हैं। आपका बहुत स्वागत है, आप टीवी 9 से जुड़े हैं। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन है, यंग जर्नलिस्ट है और पूरा बिहार घूमते हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है उस पर इनकी नज़र होगी, बिहार में क्या मूड है, लोग क्या सोचते हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ रामबंधु वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सेफोलॉजिस्ट भी हैं, लोगों के मूड और मिजाज को परखते भी हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो उनकी सभा में जो लोगों के बीच उत्साह देखा गया और भारत किस तरीके से इस टेररिस्ट अटैक के बदले को लेकर के एकजुट दिखाई पड़ रहा है बाय एंड लार्ज। हाँ, कुछ पप्पू यादव सरीखे नेता चीप पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा भारत एक तरीके से एक साथ दिख रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं। तो आज पहली बार प्रधानमंत्री जब बिहार पहुंचते हैं, फैजान अहमद साहब, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो बची खुची जमीन है वो भी मिट्टी में मिला दी जाएगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें उनके सरपरस्तों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और कल सबसे पहले पानी से वंचित कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने खत्म कर दिया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस लगभग खत्म करने का अनाउंसमेंट कर दिया। इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं फैजान अहमद साहब? क्या माना जाए कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की स्थिति में खड़ा है? क्या युद्ध से पहले की ये गर्जना है जिसे आप देख पा रहे हैं? धन्यवाद पंकज जी। देखिए, जो इतनी बड़ी घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पहला पब्लिक अपीयरेंस था
क्योंकि जब घटना हुई तो प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, कट शॉर्ट करके वो वापस आए और फिर दिल्ली में मीटिंग की, और ये प्रोग्राम पहले से यहाँ शेड्यूल था मधुबनी में, तो वो यहाँ बहरहाल आए। देखिए, प्रधानमंत्री के मुंह से जो भी बातें आज कही गई, यानी प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ भी कहा है, वो एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। मैं इसे बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मानता हूं, न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि उन आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स और उनके मेंटोर्स के लिए भी, जो चाहे पाकिस्तान में हो या जहां भी हो। देखिए, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने भारत की धरती से अंग्रेजी में एक मैसेज दिया है। हिंदी में बोलने के बाद उन्होंने चंद सेंटेंस अंग्रेजी में भी कहे हैं, और उनका मकसद यही था कि पूरी दुनिया इसको सुने। मकसद भी उनका यही था, पूरी दुनिया को सुनाना। और ये बहुत ही स्ट्रांग वार्निंग है। मैं इसे थ्रेट लफ्ज नहीं कहूं, लेकिन इसे बहुत ही स्ट्रांग वार्निंग के तौर पर मैं देखता हूं कि वो चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों या पाकिस्तान मिलिट्री या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, या खुद जो दहशतगर्द हैं, जो इंतहा पसंद है, उनके लिए ये मैसेज था। लेकिन ये मैसेज बहुत ही बोल्ड, बहुत ही लाउड और बहुत ही स्ट्रांग था। क्योंकि देखिए पंकज जी, मैं इसको ये नहीं मानता हूं कि ये एक तरह के जंग से पहले का एक बिगुल बजा दिया उन्होंने। देखिए, ये जंग होना, वार होना, युद्ध होना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, और इसका ऐलान पब्लिक में नहीं किया जाता है कि हम किसी के साथ युद्ध करने जा रहे हैं और ये मेरी युद्ध की ये बातें हैं। या बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है, अब इससे पहले सीसीएस की मीटिंग हुई, आज वो इसकी भी मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग भी हो रही है, उसमें बहुत कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे। लेकिन जो भी फैसले लिए जाएंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी मधुबनी की धरती से कहा है, उसी के पेश नजर लिए जाएंगे, उसी के अनुरूप लिए जाएंगे। जो भी कदम उठाने होंगे, उसमें चाहे जंग का हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या जो भी स्ट्राइक की बात हो, वो इसी अंदाज में लिए जाएंगे। क्योंकि अब जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कह दिया है, और वो भी पब्लिकली कह दिया है, जाहिर है कि सरकार अब उससे पीछे तो नहीं हटेगी। और क्योंकि देखिए, सरकार भी अभी दबाव में है, इतना बड़ा हादसा हो गया, और जो कहा जा रहा है कि भाई उंगली तो उठ ही रही है, भाई जिम्मेदारी किसकी यहाँ बनती थी, सिक्योरिटी की बनती थी, सिक्योरिटी किसके हाथ में है, सिक्योरिटी सेंटर के हाथ में है। तो ये सारी बातें भी हो रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है, बहुत सोच समझ कर कहा है, बहुत ही नपे तुले शब्दों में कहा है, हिंदी में भी कहा है, अंग्रेजी में भी कहा है, ताकि सब लोग इसको समझ लें और इसको सुन लें और समझ लें कि हमारा क्या इरादा है। और ये भी कहा कि देखिए, आपने किसी एक नेता का नाम ले लिया कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है ये सब मामलों में। देखिए, ऐसे जब भी मामले आते हैं, ऐसे जब भी सिचुएशन होती है, तो पूरा देश एकजुट हो जाता है और एक साथ खड़ा हो जाता है। सरकार जिसकी भी रहे, बीजेपी की रहे, एनडीए की रहे, कांग्रेस की रहे, जिसकी भी सरकार होती है, ऐसे हालात में पूरा देश एक साथ सरकार के साथ खड़ा हो जाता है और सरकार की हिमायत करता है। वहां कोई इस तरह की कोई बात नहीं होती। इसलिए अगर किसी ने इस तरह की बात कही है, तो मुझे लगता है कि उसको इग्नोर कर देना ही ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, पर सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, हम तो इग्नोर करेंगे, करना भी चाहिए, पर पप्पू यादव ने कई लोगों को घसीट दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया, और आप जान ले, एनएसए को कह रहे हैं कि 80 साल का जेम्स बॉन्ड कहाँ है, सिर्फ मलाई खाने के लिए है। यह बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। 1,80,000 सैनिकों की बहाली क्यों नहीं हुई? मैं रामबंधु बस जी आपसे यही सवाल करना चाहता हूं। पप्पू यादव इस तरह की बात करके आखिरकार साबित क्या करना चाहते हैं? क्या कोई अजीत डोभाल पर सवाल उठा सकता है? सवाल यह है, और खासतौर पर पप्पू यादव जैसा नेता क्या इतना आत्मबल रखता है कि वो अजीत डोभाल पर सवाल उठाए? प्रधानमंत्री का नेतृत्व
मजबूत नेतृत्व है, ये पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। फिर पप्पू यादव के इस सवाल का मतलब सिर्फ ओछी सियासत नहीं तो और क्या है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्योंकि आप देखिए, जहां पर घटना भी घटी वहां पर जो लोकल लोग थे, वो भले ही मुसलमान हो, जिनको लेकर के पप्पू यादव इस तरह का शब्द करना चाह रहे, लोकल लोग बहुत मर्माहत थे। काफी जो घोड़े पर ले जाने वाले लोग कौन थे, उनको लग रहा था कि किस तरीके से कश्मीर के इमेज पर असर पड़ेगा और इकोनॉमिकली कितना नुकसान होगा। और वो लोग जब आगे आकर के इस तरह की बात कर रहे थे, फिर पप्पू यादव, रॉबर्ट वाड्रा को इसमें हिंदू मुसलमान क्यों दिखने लगता है? पीएम तो बोल नहीं रहे हैं ऐसा, गृह मंत्री तो बोल नहीं रहे हैं ऐसा, फिर ऐसा क्यों दिखने लगता है पप्पू यादव को हिंदू मुसलमान, 80 साल का जेम्स बॉन्ड? ये सब बोलने का अवसर है क्या ये? जी, पप्पू यादव की बात मत कीजिए। उनका व्यक्तित्व और उनकी भाषा ही तो सरदर्द है। अगर अगर उनका व्यक्तित्व और अगर उनकी भाषा शैली अच्छी होती तो सांसद होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उनको अपने में शामिल करने से क्यों हिचकिचाती? पप्पू यादव की पहली बार भाषा शैली नहीं बिगड़ी है। इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी क्या अपने नाना से पूछ के अमेरिका गए थे। तो जिस सांसद की इस तरह की भाषा शैली है, उस पर क्या विचार करना? रॉबर्ट वाड्रा ने तो हद ही कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्त संशोधन बिल के जरिए जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है या मुसलमानों को जो दबाया जा रहा है, तो इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यानी उन्होंने तो पूरे देश के मुस्लिम समाजों को, जो इस वक्त देश के साथ खड़ा है, भारत सरकार के साथ खड़ा है, उसको ही कटघरे में शामिल कर दिया। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनको समझ में भी नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं? पप्पू तो रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों को तो समझ में नहीं आता है, उनको तो देश की तासीर समझ में नहीं आती है। लेकिन पप्पू यादव जैसे जो छिछले और स्तरहीन व्यक्तित्व के जो नेता हैं, उन लोगों के मन में एक चिंता हो गई है। देखिए, ये प्रधानमंत्री आज भले ही मधुबनी में बोल रहे हों, लेकिन उनको केवल बिहार और केवल देश नहीं, पूरी दुनिया आज उनको सुन रहा था। क्योंकि ये घटना के बाद वो पहली बार कुछ बोलने वाले थे, पूरी दुनिया की निगाहें थी। और प्रधानमंत्री के बारे में, चाहे आप उनके राजनीतिक तौर पे समर्थक हो या न हो, आप उनके वोटर हो या न हो, लेकिन ये हर कोई जानता है कि अगर वो बोल रहे हैं खासकर रक्षा संबंधी मसले पे, तो वो जो बोल रहे हैं उसका एक मायने है। इससे पहले भी देश में हमला हुआ है। 26/11 की घटना तो पहलगाम वाली जो घटना हुई है उसके मुकाबले बहुत बड़ा था। लेकिन जो अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका व्यक्तित्व एक अलग तरीके का है। वो बोल रहे हैं तो उनका बयान एक रणनीति का हिस्सा होता है। तो पूरी दुनिया की निगाहें थी। ऐसे में जो कुछ ऐसे छिटपुट नेता हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि वो सहमे से हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो रोज भाजपा के समर्थक नहीं है, जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो भी इस वक्त प्रधानमंत्री के बातों पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त देश के साथ है, देश के नागरिक हैं। इस देश के जो मुस्लिम समाज है, मैं सीधे मुद्दों पे आता हूं, ये रॉबर्ट वाड्रा और पप्पू यादव जैसे लोग जो हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम का कौन हितैषी है और ये जो हमला है उसमें बीजेपी हिंदू या मुसलमान करना चाहती है। लेकिन जो मुस्लिम जनमानस है, मैंने तो कई जदयू के भी कुछ मुस्लिम नेताओं से बात की, आरजेडी के भी मुस्लिम नेताओं से बातचीत की है, उनके पदाधिकारियों से भी बातचीत की है। मैंने तो लेफ्ट के भी कुछ मुस्लिम पदाधिकारियों से बात की है। जो इस वक्त देश के जो मुस्लिम जनमानस भी है, वो भी प्रधानमंत्री के साथ ही उनको लगता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो कुछ कर दिखाएंगे और एक कर दिखाने का उनका अधिकार भी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो जो आप कह रहे हैं कर दिखाएंगे, तो जो पहला रिएक्शन प्रधानमंत्री का है बिहार से, और जिसको पूरी दुनिया सुन रही थी, निश्चित तौर पर पहला रिएक्शन है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री बोल रहे थे। ये बात साफ दिखाई पड़ता है कि पप्पू यादव प्रधानमंत्री को क्या जवाब देंगे। उनको लग रहा होगा कि इस तरह की बातें बोल करके हम अपने नेता को खुश कर लेंगे, मतलब कांग्रेस में एंट्री के लिए दरवाजे जो हैं वो और खुलवा लेंगे ताकि उनकी एंट्री सुनिश्चित हो जाए और वो अपने नेता की नज़रों में चमकने लगे। कई बार पॉलिटिक्स
उसका ये छोटा राजनीति भी एक हिस्सा होता है, लेकिन ऐसे गंभीर वक्त पर जब आप करते हैं तो आप विलेन बनते हैं। पता नहीं आप किसके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, वो ऊपर वाला जानता हूं, लेकिन आप विलेन बनते हैं। पर सवाल फिर वहीं उठ करके खड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान में जिस तरह की गर्माहट है, पाकिस्तान में जो अकुलाहट है, पाकिस्तान में तरह तरह की बातें हो रही है, मिनिस्टर्स इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता प्रियदर्शी रंजन की लंबे समय बाद एक ऐसा मजबूत नेतृत्व दिखा है जिसके सामने खुलेआम पाकिस्तान घबराता हुआ दिखता है? घबराना भी चाहिए। जिस तरीके का कायराना हरकत हो रहा है लगातार पाकिस्तान की ओर से, तो घबराना भी चाहिए। और क्यों ना घबराए, भारत पर वो कैसे, किस अधिकार से, किस तरीके, मतलब कुछ शब्द नहीं है साहब। जो ये कर रहे हैं, जो आतंकवादी कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी कर रहे हैं, लगातार भारत के चिलमन में झांक रहे हैं, चिलमन से झांक रहे हैं भारत की ओर। आपकी ये हैसियत है, क्यों झांकेंगे आप? आपको आग लगा दी जाएगी जिस तरीके से आप कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की वो भाषा है, और मैं तो कह रहा हूं कि ये वार्निंग नहीं है, ये आगाज है। जो अंजाम होने वाला है उसका आगाज है मधुबनी से। प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया है कि चीजें अब मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल मिट्टी में मिलाना चाहिए, बर्दाश्त के बाहर है ये चीजें। कश्मीर हमारा, लोग हमारे घूम रहे हैं और गोलियां आप बरसाएंगे। हम कश्मीरियों पर फूल बरसाते हैं। आप बताइए ना, अगर इसमें कश्मीरियों की भी इन्वॉल्वमेंट है तो मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में कश्मीरी घूमते हैं, कश्मीरियों को तो नहीं मारा जाता है पूरे देश में। भारत एक कहीं भी कोई भी विचरण कर सकता है, घूम सकता है, व्यापार कर सकता है, नौकरी कर सकता है, निवास कर सकता है, यह संविधान आजादी देता है। उस हैसियत से कश्मीरी लोग भी पूरे देश में घूमते हैं, उनको कहीं मारा टोका। और कश्मीरी सिर्फ ब्राह्मण नहीं, कश्मीरी मुसलमान भी घूमते हैं, व्यापार भी करते हैं पूरे देश में, उनको तो मारा टोका पीटा नहीं जा रहा है। फिर ये लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? और अगर ऐसा करेंगे तो कश्मीर वालों सुन लीजिए, आपकी आर्थिक नाकेबंदी हो जाएगी। और खुद आप कर लीजिएगा, आपको 70%, करीब 70% आपकी जो आर्थिक ताकत है वो पर्यटकों के बूते हैं। नहीं जाएंगे लोग घूमने, घूम लेंगे कहीं और, नॉर्थ ईस्ट में जाकर के घूमेंगे। नहीं, कश्मीर जन्नत है, ठीक है, नहीं जाएंगे लोग। आप जो कर रहे हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पाकिस्तान तो कर ही रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के पिछले दिनों पीओके पर शब्द आए हैं, पीओके पर बयानबाजियां हुई हैं, एस जयशंकर ने कहा है, रविशंकर, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर बयान दिया है। यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से भारत ने कश्मीर पर अपना पक्ष रखा है, पाकिस्तान में बौखलाहट है, आतंकवादियों में बौखलाहट है। उनको लग रहा है कि पीओके चला जाएगा, क्योंकि भारत का हिस्सा है और भारत आज न कल ले ही लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान मैं कोट करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले उनसे पत्रकारों ने पूछा कि पीओके कब भारत में आएगा, तारीख नहीं बताएंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि तारीख तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इसी प्रधानमंत्री के शासन, ये जो अभी जो लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, इसी कार्यकाल में हम पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में ले लेंगे। इसी तरीके से ब्रिटेन में पाकिस्तानी मीडिया द्वारा पूछा गया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से कि क्या है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? एस जयशंकर ने साफ कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं। पहले हमें कश्मीर से 370 हटाना था, हटाया। वहां विकास करना था, किया। वहां चुनाव कराना था, करवाया। वहां चुनी हुई सरकार शासन कर रही है। और अब अगला मेरा स्टेप है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। ये चीजें चल रही। यूनाइटेड नेशन में भारत ने पक्ष रखा। तो इन तमाम चीजों से कहीं न कहीं पाकिस्तान और आतंकवादियों के भीतर, पूरे पाकिस्तान को ही आप आतंकवादी कह दीजिए, जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं, चल रही हैं, तो कहने में कोई गुरेज नहीं। और भारत बहुत कड़ा स्टेप ले रहा है। सिंधु जल समझौता कभी भी किसी भी परिस्थितियों में 1960 के बाद समाप्त नहीं हुआ था। जब से ये समझौता हुआ था उसके बाद अनेक क्षण आए जब भारत और पाकिस्तान ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा फैजान अहमद साहब? ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, पाताल से ढूंढ लेंगे। आगे क्या होगा? क्या आप फुल फ्लेजेड वॉर देख रहे हैं, या आगे ये संभावना है कि 2021 में जो एलओसी पर
ये हुआ कि भाई सीज फायर रहेगा। क्या आप ये देख रहे हैं कि अब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ये सीज फायर का भी जो एग्रीमेंट है ये टूटेगा? हम क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी देख सकते हैं और दूसरा एयर स्ट्राइक्स भी देख सकते हैं, या कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल्स स्ट्राइक भी देख सकते हैं, जैसे 2019 में हुआ था। और ये एयर स्ट्राइक या आप कह लीजिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग तो होता रहा है, पर सीज फायर 2021 में हुआ। अगर ये कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स होता है तो बहुत चांस है ये कन्वेंशनल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, बहुत चांसेस। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या इस स्थिति में है कि भारत के साथ किसी भी तरीके से लड़ सके? ना डिप्लोमेटिकली लड़ पाएगा। और जिस तरीके से ट्रंप ने चीन की हालत खराब कर दी है टैरिफ वॉर के जरिए, अब चीन भी इंडिया से मिलना चाहता है। शी जिनपिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, उनके साथ अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। तो सवाल फिर यही उठ रहा है कि भारत के तरफ से बार बार जो 5 फैसले लिए जाने थे ले लिया। सिंधु जल समझौता, अभी प्रियदर्शी रंजन कह रहे थे 1960 के बाद कभी खत्म नहीं हुआ। सिंधु जल समझौता खत्म होने का मतलब है कि पाकिस्तान के कृषि पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका सूखा रहेगा, पाकिस्तान के लोग पहले ही गरीबी की वजह से, अनाज की कमी की वजह से त्राहिमाम कर रहे हैं। वैसे में ये इंडस वाटर ट्रीटी खत्म होने से तो जो बड़ा असर पड़ेगा वो पड़ेगा। पर आपको लगता है कि जिस तरीके से देश के भीतर आवाज उठ रही है, और अगर प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट कोई वैसा कंक्रीट एक्शन नहीं लेता है तो निश्चित तौर पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा, और लोग ये मानते हैं कि मजबूत एक्शन यही प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर पर एक दबाव भी है। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आगे अगर 2 स्टेप की बात की जाए तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2021 का जो एलओसी पर सीज फायर की जो बात है वो अब खत्म हो जाएगी? अब हम अक्सर देखेंगे एलओसी खत्म हो जाएगा। और एक बात तो कई सारे एक्सपर्ट्स उठाते ना फैजान अहमद साहब, मुझे लगता है आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कहते हैं कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, फिर ये कैसा एलओसी? इस एलओसी को हम मानते क्यों हैं? अब सही समय आ गया है इस एलओसी को हम गुड बाय करें, आगे बढ़ें। देखिए पंकज जी, मुझे लगता है कि जैसे जो वार 60s और 70s में हम लोगों ने लड़ी और हम लोगों ने देखी, शायद वैसी वार तो अब नहीं हो पाएगी। वार अब किस तरह की होती है वो तो हम देख रहे हैं, यूक्रेन में देख रहे हैं, 2 साल से चल रही है। गजा में देख रहे हैं, 1 साल से चल रही है। उस तरह की वार में शायद इंडिया खुद को डालना नहीं चाहेगा, लेकिन जैसा कि 2019 में किया गया, और ये भी सही है कि देखिए जो भी होगा, जो भी निर्णायक एक कदम उठाया जाएगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, वो शायद नरेंद्र मोदी ही उठा सकते हैं, उन्हीं की सरकार उठा सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का माहौल बन गया हो, जो गर्मी है और जो हमारे सीनों में जो आग जो जल रही है, या पूरे हिंदुस्तानी के आग सीने में आग जल रही है, उसका निवारण यही होगा कि हमारी सरकार, हमारी फौज कोई कदम उठाए। अब ये फौज की तरफ से कदम कैसा उठेगा, किस तरह का उठेगा, ये तो वो मिलिट्री एक्सपर्ट्स और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जाने। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सर्जिकल स्ट्राइक ही एक बेस्ट ऑप्शन है, जो हम लोग 2019 में शायद 2019 में किया और उसका अच्छा सफल हुआ, काफी उसका असर भी हुआ। तो मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई चीज हो सकती है, लेकिन वो अगर कहें कि फुल फ्लेजेड वार हो जाए तो वो भी नहीं लगता, क्योंकि फुल फ्लेजेड वार में फिर बहुत से और भी कंट्रीज जो हैं वो देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो।
लेकिन वो अब ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी देश दूसरे के देश में जाकर के इन्वॉल्व होगा। ठीक है, यूक्रेन के मामले में अमेरिका ने यूक्रेन की, मैंने ट्रम्प से पहले बाइडेन के ज़माने में अमेरिका ने बहुत मदद की, यूक्रेन की मदद की, लेकिन अब देखिए वो मदद भी अब खत्म हो गई। तो अब उस वॉर के बारे में हम ज़्यादा बहुत कुछ नहीं सुन रहे हैं, सिवाय इसके कि किसी ने कहीं बम मार दिया, हमला कर दिया, कुछ लोग मर गए, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसलिए अब वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वार का ज़माना खत्म हो गया है। मुझे लगता है जो कुछ भी होगा वो आपस में ही थोड़ा बहुत जो भी स्ट्राइक करके या क्लैश करके हो जाए वो हो जाए। तो अब ये भी है कि भाई मुझे करना भी कुछ है, क्योंकि हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती है, हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इतना बड़ा अटैक हुआ है हमारे ऊपर, तो जवाब तो हमें देना ही होगा। अब उस जवाब के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, प्रधानमंत्री ने तो कहा ही है कि भाई उनकी जो बची खुची जमीन है उसको भी मिट्टी में मिला देंगे, उसको भी नाबूद कर देंगे। और ये वार्निंग सिर्फ टेररिस्ट के लिए नहीं बल्कि उनके हैंडलर्स के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपने आर्मी की तरफ से कोई मूव होगा, और जो भी मूव होगा हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, और हमें इस पर अपना ये भी होना चाहिए कि भाई ठीक है, हमारी आर्मी जो है आगे बढ़ करके काम कर रही है। नहीं, ठीक है, ये आप कह रहे हैं हमारी आर्मी आगे बढ़ कर के काम कर रही है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, हुसैन हक्कानी के नाम से आप परिचित होंगे। हुसैन हक्कानी पाकिस्तानी एम्बेसडर यूएस में रहे, और वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को बड़ी अच्छे तरीके से समझते रहे हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी। उन्होंने साफ कहा है कि 2016 की तरह भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, और जब वो स्ट्राइक करेगा तो ये लिमिटेड इन स्कोप होगा, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन भारत मौके का फायदा उठाएगा, लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, उसको जिसको पकड़ना या जो सजा देना होगा देगा, ताकि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट अपने लोगों के बीच में ये कह सके कि हमने उन लोगों से बदला ले लिया जो लोग लगातार हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इस तरीके की बात पाकिस्तानी एक्सपर्ट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी एम्बेसडर रहे यूएस में। लेकिन एक बार फिर से ये खतरे की भी चर्चा करते हैं कई एक्सपर्ट्स कि भाई नी जर्क रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट दोनों है, इस तरह की बात भी हो रही। अब अभी हमने रामबंधु बस जी थोड़े दिन पहले ही देखा कि कैसे ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। कुछ दिन दोनों के बीच में अटैक हुआ और फिर मामला रुक गया। दोनों ने अपने अपने लोगों को एड्रेस करके बता दिया कि हम किसी भी तरीके का बदसलूकी, किसी भी तरीके का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों ने अपने अपने आवाम को समझा दिया। तो कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, पर अगर ऐसा इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक बड़े वॉर का स्वरूप नहीं लेगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से कमजोर है, इकोनॉमिकली कमजोर है, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान 7 दिन तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा। इस तरीके की स्थिति पाकिस्तान की। पाकिस्तान इंटरनली भी बहुत वीक है। आपको पता है बलूचिस्तान की क्या स्थिति है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके को लेकर के बहुत तरह की बात होती है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब ये भी कहने लगे कि ये राइट टाइम है, हमें उनको वैसे ही ब्लीड कराना चाहिए जैसे कि वो टाइम टू टाइम करते रहें, और ये सही समय है। एक तरफ बलूचिस्तान को अलग कराना चाहिए, पीओके को अपने साथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन कश्मीर मतलब जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, और ये राइट टाइम है जब हम अपने आप के पास वो पीओके ले लें। आपको लगता है कि इस तरीके का जो वारदात हुआ है और जो देश में जिस तरह का गुस्सा है, इस पूरे माहौल को सरकार भुना सकती है और बदले की कार्रवाई में यह सब भी संभव हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो आतंकवादियों की बची खुची जमीन की जो बात कही है
तो बची कुछ ही जमीन का मतलब है पाकिस्तान की ही जमीन, वो भी बलूचिस्तान छोड़ के, जहाँ पे अभी जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी मतलब जो पंजाबी आर्मी है वो है। अभी भारत में जिस तरीके से हमला हुआ करता है, तो एक नैरेटिव रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा चलाया जाता है कि कोई भी हमला हुआ और कुछ आतंकवादियों को, कुछ लश्कर ए तौबा के लोगों को मार दिया गया, तो इससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप पाकिस्तान के सेना पे हमला नहीं करेंगे, उनको दर्द नहीं होगा। भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इस बात को तर्कपूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि जो आतंकवादियों के शिविर में बच्चे आते हैं, तो उनके परिवार वाले तो मान ही लेते हैं कि अभी मर गया है। अब उनका जो ब्रेन वॉश किया जाता है, जो कहा जाता है कि मरने के बाद वो जन्नत में जाएंगे, या जिस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, तो परिवार वाले मान लेते हैं कि मर गया है या यह मरने के लिए ही काम कर रहा है। तो उन लोगों की हत्या कर देने से पाकिस्तान का जो मिजाज है या जो उनकी जो सेना है, उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो बालाकोट के बाद वो सुधर जाते। 300 से अधिक लश्कर तोयबा के लोग मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं अब भारत के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान की सेना पे अटैक करे। नहीं, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब हमें जमाते दावा जेयूडी पे अटैक नहीं करना चाहिए, हमें एलईटी पे अटैक नहीं करना चाहिए, हमें टीआरएफ पे अटैक नहीं करना चाहिए, हमें सीधा पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वारदात जो भी होती है उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना इन्वॉल्व है। और जब इस तरह की बात कई सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं जो कि गुस्से में, वो साफ दिखाई पड़ता है। जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 140 करोड़ लोगों की आत्मा पर चोट पहुंचाया गया है। ये 26 लोगों की सिर्फ शहादत नहीं हुई है, केवल उन पर हमला नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की आत्माओं पर अटैक हुआ है और उनकी बची खुची जमीन मटियामेट कर दी जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या समझा जाए कि इस बार अटैक होगा वो भी सर्जिकल एरियल स्ट्राइक टाइप होगा, एक अपने आवाम को पॉलिटिकल मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा, पॉलिटिकल स्कोरिंग होगा, या जो कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत हो गया, अब हमें उनकी सेना को सबक सिखाना चाहिए और अब हमें पीओके भी वापस लेना चाहिए, बलूचिस्तान भी अलग करना चाहिए, पाकिस्तान के इतने टुकड़े करने चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां हिमाकत ना कर पाए कि किसी भी इंडियन के खिलाफ वो किसी तरह का एक्शन कर सके, कोई भी उसका परपिट्रेटर भारत की जमीन पर उस तरह की कोई वारदात ना कर सके। प्रियदर्शी रंजन जी, कैसे देखते हैं आप इसको? सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कुछ होगा। सर्जिकल स्ट्राइक से इलाज नहीं हुआ पूरी तरीके से पाकिस्तान का, या आतंकवादियों का इलाज नहीं हुआ पूरी तरीके से जो होना चाहिए था। उससे कुछ बड़ा होगा, इस बार होना भी चाहिए। और पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं कि 7 दिन वो लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, बचा ही नहीं है पाकिस्तान के पास कुछ। वो तो आ ही रहा है लड़ने के लिए, उसे जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि ये खत्म हो। एक देश के तौर पर पाकिस्तान एक बहुत विफल राष्ट्र है, एक बीमार देश है पूरी दुनिया के लिए। और सबसे बड़ी जो चोट करनी है, ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस पूरे देश में बढ़ रहा है या चल रहा है, इस पर चोट करने की बेहद जरूरत है। हम पाकिस्तान से निपट लेंगे, निपटते भी रहते हैं, लेकिन कश्मीर या कहीं भी देश भर में कल्चर ऑफ वायलेंस जो बना हुआ है, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रहा है, ऐसी घटनाएं और जगह हो रही है। कुछ लोग किसी किसी पैमाने पर आ करके भारत की आत्मा पर चोट कर रहे हैं, उन पर कड़ा प्रहार करने का समय है। और लगातार साल दर साल इस तरीके का प्रयास करते रहिए, दबाव बनाए रखिए। एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, 2 सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, लगातार सर्जिकल स्ट्राइक करते रहने की जरूरत है, तभी जाकर के इस तरीके का कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहूंगा, रक्षा विशेषज्ञों ने जो कुछ कहा है वो तो कहा ही है, एक चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलिए। कश्मीर की डेमोग्राफी को आप नहीं बदलेंगे तो उसकी जियोग्राफी पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके की वहां डेमोग्राफी बनी हुई है, शायद पूरे देश में उस तरीके की कहीं कोई डेमोग्राफी नहीं है। और कैसे सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों का कश्मीर हो सकता है? वो कश्मीर कभी हिंदुओं का था, बाद में परिवर्तित हुआ ना, कन्वर्जन हुआ। करा लीजिए डीएनए टेस्ट, कश्मीरियों का डीएनए टेस्ट कराइए,
वो किस मुल्क के हैं, नहीं, कहां से हैं, और मुझे उनके मुझे पूर्वज लगता कैसे है हैं? मुझे लगता है इस बात में जी। पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। इस बात में पढ़ने की इसलिए जरूरत नहीं है कि जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आता है, आप देख लीजिए आपके सामने दुबई है ना, सऊदी अरेबिया है ना, जहां पर कितने तरह की बातें, कितने तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते थे, और अब किस तरह जीवन वहां पर बदल चुका है। सवाल वही यह है मैं कि कह रहा हूं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर जब कश्मीर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में उसको डिरेल करने का मतलब क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही एनसी के एक एमपी ने इस तरह की बात कही थी कि भाई ये जो है कल्चरल इन्वेजन है। आप जो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, इतना टूरिज्म बढ़ा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, ये कल्चरल इन्वेजन है। जम्मू कश्मीर इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। और उसके बाद गोवा में इस भी तो तरह लोग की जाते हैं। घटना घटी। तो ये कुछ लोगों की मानसिकता हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जब आता है तो डेमोग्राफी भी चेंज होता है, बहुत जगह से लोग भी आते हैं, इंडस्ट्रीज भी खुलती हैं, लोगों का नजरिया भी बदलता है, और बहुत तरह की चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि जो कल किया गया है वो सीधा सीधा पीस खत्म हो जाए, बाहर से लोग आ ना सकें। जो ये कहा जाने लगा था कि अब जम्मू कश्मीर बदल गया है, उसमें एक ऐसा डर का माहौल पैदा हो जाए कि पहले की तरह लोग आने से डरें, घबराएं। और आप देखिए, एक दिन 2 दिन के भीतर ऐसा लग रहा है कि पूरा टूरिस्ट से खाली हो गया है कश्मीर। इस तरह की बात हो रही है। तो फैजान अहमद साहब, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक तरीके से ये जो हरकत है वो जम्मू कश्मीर के पीस प्रोसेस को कर्टेल करने का भी हरकत है। जम्मू कश्मीर में लगातार टर्मोइल बरकरार रहे, इसलिए वहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ना आ सके। इंडस्ट्री, कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी होना था, अब वो वहां पर रुक जाए, इसलिए भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। आप इसको ऐसे नहीं देख रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये जो अटैक हुआ है, ये जो भी अटैक हुआ है, इसका मकसद सिर्फ एक डिस्कॉर्ड और इस तरह की हलचल पैदा करना ही नहीं है, बल्कि वहाँ की जो स्टेबिलिटी है वहाँ, चाहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो या सोशल स्टेबिलिटी हो, उसको खराब करना है, उसको बर्बाद करना है। देखिए, मुझे लगता है कि एक साल 2 साल हो गया जहाँ एक अच्छा प्रोसेस चल रहा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, पीस का प्रोसेस चल रहा है। जो छिटपुट घटनाएं होती थी, चाहे वो आतंकवादियों द्वारा ही हो या और दो लोगों के द्वारा हो, या जो भी हो, या पथराव होता था या जो कुछ भी होता था, वो सब बंद हो गया था। एक पीस का प्रोसेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बातें हो रही थी, इलेक्शन पीसफुल हो गया था वहाँ। ऐसे ऐसी सिचुएशन और ऐसे इन्वायरमेंट को कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वो कुछ लोग चाहे अपने देश में हो या दूसरे देश में हो, उनको पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसको बिगाड़ने के लिए ये सारा पूरा अंजाम दिया गया है। मैं देखिए, मैं 2 दिन से मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आ रही हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। कहने को ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर को बिल्कुल बाइकआउट कर दिया जाए, वहां कोई भी टूरिस्ट नहीं जाए 2 साल तक, और उसके बाद देखिए ये सब भीख मांगेंगे, ये सब। ये कहने का क्या मतलब है? भाई, कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। अगर ये मानते हैं आप, तो फिर इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। और ये कहना कि साहब कश्मीरी ही इसमें इन्वॉल्व हो, कैसे कश्मीरी इन्वॉल्व हो सकते हैं? जितनी भी टूरिज्म या उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी इंडस्ट्री है, वो सारे कश्मीरियों के हाथ में है, यानी मुसलमानों के हाथ में है। अगर आज उनका डिस्टर्ब हुआ है या उनका अफेक्टेड हुआ है, तो किसका अफेक्टेड हुआ है? और मुझे लगता है कि जो अटैक हुआ है उसका असर अभी 1 साल 2 साल तक तो रहेगा ही। टूरिस्ट इतनी आसानी से नहीं जाने वाले हैं। माहौल बनने में बहुत समय लग जाता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। बनाने में बहुत समय लगा, जिस तरह बनाने में समय लगा था और बन गया था, उसको एक दिन में बिगाड़ दिया गया। तो वो जो भी अफेक्टेड हो रहे हैं, वो वहाँ के लोकल कारीगर और वहाँ के कारकुन, वहाँ जो छोटे छोटे काम करने वाले, या घोड़े चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, हाउस बोट चलाने वाले, वो अफेक्टेड हो रहे हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारा अफेक्टेड हो? इसलिए ये ब्लेम नहीं किया जा सकता है, करना भी नहीं चाहिए कि कश्मीरियों का इसमें हाथ है। इस तरह का, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि
हम लोग जिस इशू पर डिबेट कर रहे थे उससे थोड़ा हम लोग डेविएट कर गए ये सब बातें करके। बहरहाल पंकज जी, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, मैं इनफैक्ट खुद ही यही बात कहना चाह रहा था कि दरअसल ये मैटर कंट्री का है, देश का है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का है, और प्रधानमंत्री गृह मंत्री यही बात तो कर रहे हैं कि भाई ये भारत पर हमला है और भारत सबका है। ये सच बात है। सवाल मैं वही आगे करना चाह रहा था कि जैसे दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो हैं, पर क्या पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि भारत से लड़ सकता है? ये एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि कैलकुलेटेड सर्जिकल एरियल स्ट्राइक भी फुल फ्लेजेड वॉर में, कन्वेंशनल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। पर मैं वही पूछ रहा हूं, जैसे यूक्रेन की बात आई, यूक्रेन को तो पूरा यूरोपियन यूनियन समर्थन दे रहा है, पाकिस्तान के समर्थन में कौन सा मुल्क आएगा? अगर कोई मुल्क आता भी है तो कोई आ पाएगा पाकिस्तान के समर्थन में? अगर इक्के दुक्के दो चार देश आ पाएंगे, क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि किसी की मदद से भी वो भारत से लड़ सके, भले ही वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है? नहीं है पंकज जी, नहीं है, बिल्कुल स्थिति में नहीं है। और जैसा कि पहले एक इंप्रेशन होता था, परसेप्शन होता था कि अगर पाकिस्तान पर कोई आंच आएगी तो चीन उसके सपोर्ट में आ जाएगा, और ये अब वो हालात खत्म हो गए हैं, चीन भी उसके सपोर्ट में नहीं आने वाला। अब देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरों में देशों में जाकर के, गल्फ में जाकर के, अरब में जाकर के बिल्कुल भीख मांगते हैं कि हमें मदद करो, और उनको कोई इस तरह से मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि वो देश भी जान रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है अब सही नहीं हो रहा है, और पाकिस्तान जिस रास्ते पर जा रहा है वो बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। आज मैं बहुत इसको श्योरिटी के साथ नहीं कहता, लेकिन मैंने सुना और शायद पढ़ा भी है इसको कहीं पर, कि आज ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान आर्मी अपने पर्सनल, अपने सिपाहियों, अपने फौजियों को सैलरी देने की पोजीशन में नहीं है, बहुत मुश्किल से उनको सैलरी दी जा रही, तो वो कहां से लड़ेंगे, वो किसके खिलाफ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? इसलिए मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल नहीं रह गई है, और कोई भी दूसरा देश उसकी मदद को तैयार नहीं होगा। यहाँ तक हमारे सर्जिकल स्ट्राइक की बात है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करने की पोजीशन में हैं, और मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी, वो हो सकता है फुल फ्लेजेड वार में तब्दील ना हो, क्योंकि पाकिस्तान उस पोजीशन में है ही नहीं कि वो वार लड़ सके। एग्जैक्टली। और मैं एक सवाल और आपसे लूंगा, फिर अपने और पैनलिस्ट से लूंगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो खारिज किया गया भारत के तरफ से 1960 के बाद, ऐसा हुआ नहीं, ये कितना बड़ा करारा प्रहार आप मानते हैं पाकिस्तान पर जो भारत ने किया है? क्योंकि पहले भी कई तरह के पॉलिटिकल डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह की बात करते थे कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो ये इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करिए, पाकिस्तान भूखा मर जाएगा, पाकिस्तान सुखाड़ के उसमें चला जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? ये कितना बड़ा चोट है, कितना बड़ा कदम है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए पंकज जी, जो कल भारत ने 5 बड़े डिसीजन लिए सीसीएस की मीटिंग में, उसमें ये सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव डिसीजन है। क्योंकि देखिए, एम्बेसीज में 50 से 30 कर देना या वीजा कैंसिल कर देना, या ये उतना बड़ा डिसीजन नहीं है, या बॉर्डर को बंद कर देना, अटारी बॉर्डर को बंद करना, ये उतने बड़ा डिसीजन नहीं जितना कि ये इंडस वैली पर 3 नदियों का पानी यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाता है। अगर ये बंद कर देना, अब देखिए वो उसके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है, फ्लोज की जगह पर कैप्टन अभियान उसको कहा जा रहा है इस तरह, लेकिन बहरहाल इफेक्ट तो पड़ेगा। जब 3 नदियों का पानी अगर पूरा नहीं जा रहा हो, या पार्शियली जा रहा हो, या बिल्कुल नहीं जा रहा हो, तो असर तो पड़ेगा ही। और उसकी खेती बाड़ी हो या पीने का पानी हो या जो कुछ भी है, सब पर असर पड़ेगा। तो पाकिस्तान तो इसमें वैसे भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा निश्चित तौर पर। और ये जो बात आप कह रहे हैं, चाहे उसकी आर्मी की जो कंडीशन है, स्थिति है, और ये जो आप देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक पर्सनल को कम करिए, 55 से 30 पे ले आइए, इसको भी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए उसमें है क्या कि जो इनके यहाँ अटैचीज होते हैं, चाहे मिलिट्री अटैची हो या नेवल अटैची हो या आर्मी अटैची हो, या इनके यहाँ तो कुछ मिनिस्टर्स भी होते हैं एम्बेसीज में,
हाई कमीशन में मिनिस्टर भी होते हैं, उनकी संख्या को कम किया जाए। ये मतलब जो हायरार्की जो है डिप्लोमेटिक, उसके जो हायर एक्लोन में जो लोग हैं, जो हमने बताया, उनको कम करने की बात है। तो वो कम हो जाएंगे तो आपके जो डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज और डिप्लोमेटिक हैसियत है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, हमारे भी कम होंगे, हमने भी वापस, हम भी अपने हाई कमीशन से वापस बुला लेंगे इस्लामाबाद से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इसमें हार हो जाएगी या हमारी कोई इसमें कमजोरी हो जाएगी। लेकिन उनकी कमजोरी जरूर हो जाएगी, क्योंकि उनके ही जो लोग हैं वो ज्यादा यहाँ आते हैं। यहाँ से जाने वालों की संख्या कम है, वहां से आने वालों की संख्या ज्यादा है। इसलिए उनका जो अगर ये कम हो जाता है डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, तो उससे इफेक्टेड तो वही होंगे, यानी बिल्कुल पाकिस्तान ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपको कहीं जाना था इसलिए आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जी जी, इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दिया। रामबंधु वत्स जी, सवाल ये शुक्रिया। उठता है जी, थैंक यू रामबंधु वत्स जी और प्रियदर्शी रंजन जी, एक सवाल आपसे भी लूंगा, दोनों लोग से। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव लोन वॉइस होगा या आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? जिस तरीके से पप्पू यादव ने बोला है, आपको लगता है कि राष्ट्रीयता के मुद्दे पर, देखिए तेजस्वी यादव ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया, बड़े नेता बहुत संभल संभल करके बोल रहे हैं, पूरी तमाम राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग की बात कर रहे थे और आज राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मीटिंग भी हो रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रीयता के मुद्दे पर और खास तौर पर जब पाकिस्तान को करारा जवाब देना हो, तो पप्पू यादव की आवाज आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल अनसुनी सी हो जाएगी या इनका मजाक उड़ जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे रॉबर्ट वाड्रा का उड़ा है, या इन दिनों वो एक सॉन्ग जो गाती हैं नेहा राठौड़, उन्होंने भी इसमें हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, खूब ट्रोल हुई हैं। तो आपको ये लगता है कि इनका खूब मजाक उड़ेगा, कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी और इस तरह का पॉलिटिक्स फिलहाल जनता पसंद नहीं करेगी? मुझे तो ये लगता है कि वाड्रा और पप्पू यादव के कारण कहीं भविष्य में कांग्रेस की फजीहत न हो जाए, खासकर जब जब वो चुनाव के मैदान में कूदेंगे, क्योंकि ये उन लोगों की जो बयान है उसको बीजेपी या देश याद रखेगी। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हर वक्त सिर्फ चुनावी राजनीति की फिराक में रहते हैं, तो उनको ये चिंता सही मायने में सता रही है कि इससे नरेंद्र मोदी का या प्रधानमंत्री का कद बढ़ेगा। क्योंकि अगर वो कुछ करते हैं, वो युद्ध हो या ना हो, अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है, कुछ भी होता है, तो इससे उनका कद बढ़ेगा। और उनको ये डर है कि कहीं इसी बहाने हिंदू और मुस्लिम जैसा एक का जो विचार है वो कहीं फैल ना जाए और इससे बीजेपी को हानि ना हो, बीजेपी को कहीं लाभ ना हो जाए। तो इसकी एक चिंता है, लेकिन वो लोग इस फैक्ट को नहीं जानते हैं कि देश का बहुसंख्यक जो मुस्लिम समाज है उसका भी बहुत बड़ा तबका या लगभग पूरा मुस्लिम समाज जो है वो भी देश के साथ ही खड़ा, जैसे हम सब हिंदू समाज के लोग खड़े हैं इस वक्त। ठीक है, आप ठीक है, किसी बिल्कुल कोई भी नहीं, आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं। यही बात मैं प्रियदर्शी रंजन जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में अब आपको क्या दिखाई पड़ता है? प्रधानमंत्री मोदी के पास और क्या विकल्प हैं, भारत के पास और क्या विकल्प है जो भारत आने वाले समय में कर सकता है? 5 स्टेप तो ले लिया, लेकिन आगे आपको क्या दिख रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक, एरियल स्ट्राइक, फुल फ्लेजेड वॉर, क्या कुछ और भी इस तरह की बात हो सकती है? इसलिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे बहुत जोर दिया जाएगा, पूरे विश्व में जनमत संग्रह किया जाएगा, बड़े बड़े देशों को साथ लिया जाएगा और पाकिस्तान में इस बार सेना को सबक सिखाने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कई डिफेंस एक्सपर्ट मांग कर रहे हैं कि भाई इस तरह के अटैक्स के पीछे सेना है। आप क्या देख रहे हैं? पूरे विश्व समुदाय से पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश प्रधानमंत्री की होगी और कोशिश होगी कि पाकिस्तान को एक बार आतंकवादी राष्ट्र घोषित करवा दिया जाए। उसको पाकिस्तान जब तक विश्व के मंच से अलग थलग नहीं पड़ेगा, इस तरीके का हरकतें करते रहेगा। वो कभी यहाँ से फंड जुटा लेगा, कभी वहां से फंड जुटा लेगा और उसकी वो देश चलता रहेगा। उस देश को खत्म करने की जरूरत है। जब तक पाकिस्तान नाम का देश
सरवाइव कर रहा है, तब तक यकीन मानिए आतंकवाद बना हुआ रहेगा। आज कोई भी देश है ना, ये जो आतंकवादी संगठन है ना, सभी पाकिस्तान के बल पर कूदते हैं। कैसे? परमाणु संपन्न देश, और ये सभी लोगों, सभी आतंकवादियों को पाकिस्तान कहता है कि हम तुम्हें देंगे परमाणु बम, तुम्हारी हिफाजत के लिए ही हम रखे हैं परमाणु बम। और इस तरीके से आतंकवाद को संरक्षित, पोषित, पल्वित, प्रफुल्लित करके रखे हुए हैं पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान मिट जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तो इस तरीके का आतंकवाद पाकिस्तान के साथ ही खत्म होगा। बिना पाकिस्तान के खत्म हुए इस तरीके के आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जी, हाँ बोलिए। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, जो रॉबर्ट वाड्रा या पप्पू यादव या नेहा राठौर की बात चल रही है, मैं कश्मीर से ही एक बात जोड़ना चाहता हूं। सोहा भट्ट एक हुआ करते थे, 13वीं 14वीं शताब्दी में सिकंदर नाम का एक शासक कश्मीर में हुआ करते थे। उनके प्रधानमंत्री थे सोहा भट्ट, कश्मीरी ब्राह्मण, और उनके समय में इसी तरीके के बोल से सबसे ज्यादा कश्मीरी ब्राह्मणों का कन्वर्जन हुआ था मुसलमान में। सोहा अली भट्ट खुद सबसे पहले जो सिकंदर के प्रधानमंत्री थे, मुसलमान बने थे। शायद इन्हीं शब्दों के साथ बने होंगे, और वैसा ही कुछ दर्शा रहे हैं आज की तारीख में पप्पू यादव, वैसे ही कुछ अन्य नेता जता रहे हैं, जो इस तरीके के मामले में भी उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं उनको समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। ये समर्थन देना ही हुआ ना, कि उनको मुसलमान है इसीलिए ये वो करके आप उनको समर्थन दे रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। इन लोगों को राजनीतिक तौर पर बैन करने की जरूरत है, और वो बैन जनता लगा सकती है। बिल्कुल। सवाल यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस तरीके से मांग उठ रही है, आवाज उठ रही है, और निश्चित तौर पर प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट पर जो दबाव है, जो देश का गुस्सा है, उसका बदला देश कैसे लेगा, और देश मजबूत नेतृत्व के हाथों में है, तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने और क्या विकल्प है? प्रधानमंत्री मोदी क्या और कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो ये इस तरह की ताकतें हैं उसके खिलाफ? ये देखना दिलचस्प होगा। हमने इसके बारे में गंभीर चर्चा की। आगे जो कुछ भी होगा हम बताते रहेंगे। रामबंधु वत्स जी, प्रियदर्शी रंजन जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।